पिछले 3 साल में कुछ ऐसे फंड्स जो मार्केट में अगर गिरावट हुआ है तो उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। और ऐसे फंड्स अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। पिछले 3 साल के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपके सामने कुछ ऐसे फंड्स रखूँगा जो मार्केट में गिरावट के बाद अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। और वाकई में उसमें म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल में देखोगे तो आंकड़े काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मापदंड हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में ऐसे म्यूचुअल फंड को कैसे निकाला जाता है कि वाकई में सबसे कमज़ोर स्थिति देखने को मिल रहा है। तो डाउन कैप्चर रेशियो एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वाकई में म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। इसको समझने के लिए देखो, अगर मैं आपके सामने कुछ काफ़ी समराइज इन्फॉर्मेशन रखूं, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का डाउन कैप्चर रेशियो 100 या 100 से कम है तो ये माना जाता है कि वाकई में वो अपने बेंचमार्क को हमेशा पछाड़ता है और बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डाउन कैप्चर रेशियो 120% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट होता है तो वो बेंचमार्क से भी ज़्यादा गिरता है। देखो, अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग मैं कुछ फंड्स मैं आपके सामने रखता हूँ जो पिछले 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे है। यहाँ पे डाउन कैप्चर रेशियो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। और ऐसे म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल में मार्केट में जब गिरावट हुआ तो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा गिरे हैं। जैसे सैमको फ्लेक्सी के फंड की बात करूँ तो डाउन कैप्चर रेशियो यहाँ पे 158% के ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 140% के ऊपर का ये डाटा है। क्वांट मल्टी के फंड में ये 130% के आसपास है। LIC म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड की बात करूँ तो ये 126% के ऊपर का आंकड़ा है। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड की बात करूँ तो ये 125% के ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड में ये 124% के आसपास है। श्रीराम ELSS टैक्स सेवर फंड 121 और क्वांट फ्लेक्सी के फंड में 120% के ऊपर का आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो पिछले 3 साल के आंकड़ों के हिसाब से अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। अगर म्यूचुअल फंड डिफरेंस कम बना रहा है, गिरावट हो रहा है बेंचमार्क से, लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क से काफ़ी बड़े फिगर में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसे फंड्स में गिरावट ज़्यादा? आखिर क्यों ऐसे म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है? देखो, बहुत ऐसे फंड्स हैं जिनका एसेट एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिलता है। और बाज़ार में जब गिरावट होता है तो ऐसे फंड वेल डाइवर्सिफाई नहीं होने के चलते वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अब कई ऐसे, अगर आप फ्लेक्सी कैप को देखोगे, कई ऐसे लार्ज कैप को भी देखोगे आप, तो सेक्टर वाइज थोड़ा एलोकेशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन काफ़ी अच्छा नहीं होता है, जिसके चलते मार्केट में अगर गिरावट होता है तो वहाँ पे डाउनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू उस कैटेगरी के जो फंड्स हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर जो है मार्केट का सही दिशा नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके चलते ऐसे फंड्स में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कई बार आप देखोगे कि जो फंड का एक स्टाइल है, जी हाँ, करने का स्टाइल है फंड मैनेजर का, वो चेंज होता है। कई ऐसे फंड्स हैं, अगर आप 2020 से लेके 2022 तक का आंकड़ा देखोगे तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन हाई देखने को मिला है। लेकिन अगर आप 2022 से लेके 2025 तक का आंकड़ा देखोगे तो कई ऐसे फंड्स हैं तो लार्ज कैप एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है। कई ऐसे स्मॉल कैप फंड है जहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये स्टाइल शिफ्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल शिफ्ट हुआ है, इसके चलते भी परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे फंड मैनेजर हैं जो अपने जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके फंड को पूरा चेंज करते हैं, जिसके चलते वहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे फंड्स में अगर आप देखोगे ज़्यादा गिरावट के चलते फंड मैनेजर वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट चेंज करता है उसमें क्या होता है कि कई ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, जी हाँ, गिरावट ज़्यादा ना हो, और इसके चलते कई बार फंड में हमें स्लो आंकड़ा देखने को मिलता है और इससे रिटर्न भी लंबे समय में थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलता है। इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि हमेशा हर एक फंड आपको पैसा बना के नहीं देगा। समय समय पे आपको देखने को क्या मिलेगा, कभी कैटेगरी में ए फंड काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, कभी आपको बी फंड पैसा बना के दे रहा है, कभी आपको सी फंड पैसा बना के दे रहा है।
ये होता क्या है कि देखो जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जो सेक्टर का सिलेक्शन है, उसके चलते कई बार फंड्स का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे देखने को मिलता है। लेकिन कोई फंड लगातार अपने बेंचमार्क से काफ़ी बड़े फिगर में यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे फंड से आपको धीरे धीरे दूरी बनाना चाहिए, लेकिन हाँ, सिर्फ 1 साल के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब देखो जो ये ऐसे फंड्स हैं जिनका डाउन कैप्चर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे फंड्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या सीख लेना चाहिए कि सिर्फ पिछला प्रदर्शन आप ना देखें, 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ना करें, लंबे समय का आंकड़ा देखें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का रिटर्न क्या कहता है, क्या लगातार वो म्यूचुअल फंड अपने जो बेंचमार्क के परफॉर्मेंस है या फिर जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है उसको पछाड़ रहा है या नहीं पछाड़। स्टाइल के साथ आपको बने रहना है, ये भी चेक करना है कि जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है और जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो आपके रिस्क को सूटेबल करता है या नहीं करता है। अगर वाकई में आपके रिस्क को सूटेबल नहीं करता है तो वैसे फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो देखो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो बुरे समय में आपके साथ बहुत बड़ा एक नेगेटिव फिगर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे सिर्फ एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और रीबैलेंसिंग ज़रूर करें, जिससे आपका अगर मान लो कोई फंड्स परफॉर्मेंस कम भी दे तो आने वाले समय में आप उसको जी हाँ चेंज कर सके या फिर उसमें कुछ एलोकेशन कम कर सके, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में ना पड़े। लेकिन देखो ये भी एक सोल्यूशन नहीं है कि हम बार बार फंड चेंज करें, हर 2 साल 3 साल पे फंड चेंज कर रहे हैं। देखो अगर 10 साल का ड्यूरेशन है तो शुरुआती 3-4 साल आप फंड चेंज कर सकते हो, उसके बाद फंड चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई फंड अगर बुरा भी है तो उसको हम कैसे एलोकेशन में चेंज करें कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में ना देखने को मिले। और देखो अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड है तो उसमें से 1 या 2 ऐसा फंड होगा जो परफॉर्मेंस के मामले में कमज़ोर देखने को मिल सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आपका एक जो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो आपका रिक्वायरमेंट रिटर्न है उससे ऊपर देखने को मिल रहा है तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। लेकिन बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।